चलो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में जो अब तक हमने पढ़ लिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन में आपने अब तक क्या पढ़ लिया है। तो देखो यहां पे मार्कर चलेगा भी, चल जाएगा है, चला नहीं आपका मार्कर है, मजा आ गया। देखो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोई भी गैस लिक्विड में कब डिसॉल्व होती है और कब नहीं होती है। तो इसे कई फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जैसे आपको मैंने पहला फैक्टर बताया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर बताया था टेम्परेचर। और टेम्परेचर में यह बात बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घटने लग जाती है। अब मैं पढ़ाने वाला था आपको प्रेशर, है ना। तो ध्यान से समझना, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी। तो हम किसकी बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? ये इफेक्ट किस पे पड़ा जा रहा है? तो ये पड़ा जा रहा है, यहां पे हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द्रव में गैस की विलेयता। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसके बारे में आपको समझा देता हूं, फिर इसमें जो लॉ लगता है, जो नियम लगता है, उस नियम को आपको इतने अच्छे से डिफाइन करूंगा कि आप इसे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है जी। एक बात ध्यान रखना, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता या सॉल्युबिलिटी को मैंने एस से दिखाया था। ठीक है, सभी को ये बात पता है। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी विलेयता भी बढ़ने लग जाती है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। ठीक है, इसको किसने समझाया था? हेनरी नियम ने। हेनरी लॉ या हेनरी नियम की बात करेंगे, हेनरी रूल की बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? देखो हेनरी नियम ने क्या समझाया था, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और एक बात ध्यान रखना, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उस वक्त टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसको नियत रखना पड़ेगा। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, बुक में छोटा सा हेनरी लॉ लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बार आपको इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा ताकि आपको वो रूल अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, चलो एक बार नोट कर लो, फिर हेनरी लॉ को मैं समझाता हूं, इसको समझाऊंगा तो ये हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए। चलो हो गया होगा अब तक। अब आगे मैं बात करता हूं यहां पे हेनरी लॉ की। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को, है ना। यहां से अपना टॉपिक थोड़ा स्टार्ट होगा। ठीक है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हम बात करेंगे यहां पे हेनरी नियम की, कि हेनरी साहब ने क्या बोला था। ठीक है, देखो जी, सबसे पहली बात हेनरी लॉ है किस पे? तो पहला जो इसका पॉइंट है, ध्यान रखना सभी लोग, जो अभी अभी मैंने लिखा था, हेनरी नियम बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में
विलेयता की बात कौन करता है? हेनरी नियम करता है। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? जो इसका दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखना है यहां पे विलेय या सॉल्यूट के रूप में, विलेय या सॉल्यूट के रूप में, सॉल्वेंट या विलेयता के रूप में, या विलायक बोल सकते हो आप, विलायक के रूप में हम यहां काम में लेते हैं गैस को, और यहां हम काम में लेते हैं लिक्विड को। क्या सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? विलेय के रूप में किसको काम में लिया जाएगा? गैस को, क्योंकि आप गैस को ही तो द्रव में घोल रहे हो। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, चलो सी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक सोडा वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। सोडा वाटर का, जिसके अंदर CO2 और H2O होती है, ठीक है। ये आपके लिए गैस बोली जाती है और ये आपके लिए लिक्विड बोला जाता है, द्रव बोला जाता है। क्लियर है? यहां पे गैस जो है वो एक सॉल्यूट है और वाटर आपके लिए सॉल्वेंट है। तो मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको डिफाइन करता हूं कि ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो यहां तक, फिर मैं आगे बात कर लेता हूं। चलो जी, कर लो। मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। हो गया यहां तक? कर लिया नोट आप लोगों ने? आसान सा है, नोट कर लो फिर, ठीक है। फिर समझना ध्यान से आप लोग। चलो, तो पहला हेनरी लो। हेनरी लो किसके लिए था? गैस की द्रव में विलेयता के लिए था। दूसरा, यहाँ विलेय के रूप में गैस और सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड काम में लेते हैं। तीसरी बात, एग्जाम्पल से, सोडा वाटर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे। चलो, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से नोट करना है। तो समझना सब लोग ध्यान से कि इन्होंने क्या बात बोली थी। मैंने एक बीकर ले रखा है, ठीक है, एक बीकर ले लिया, ठीक है। यहां बीच में ये मैंने H2O लिया है। क्या लिया है? H2O लिया है, ठीक है, जो यहां पर ये विलायक की तरह कार्य कर रही है। विलायक बोल दूं या इसी को मैं सॉल्वेंट बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आप लोगों ने कभी वो ठेले आते ना, ठेले, कभी सिकंजी पियो उन ठेलों पे, तो देखो उसके पास एक बोतल होती है, उस बोतल को पुश करता है, जोर से आवाज आती है और आपकी सिकंजी में जो भी तो उसको उसके अंदर डाल देता है, तो देखो झाग बन के बिल्कुल ऊपर की तरफ आने लग जाता है। उसको आप पीते हो तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया सा एहसास होता है। मैंने देखो बहुत बार पिया है। अगर आप लोगों ने, मुझे नहीं आइडिया, आप लोगों ने ऐसा किया नहीं किया है, ठेलों पे सिकंजी मिलती है ना, उसके पास एक बोतल होती है, घुमाने वाली होती है ना, एक सिलेंडर लगा होता है। उस बोतल में क्या करता है, वो CO2 गैस को डालता है वाटर के अंदर, ठीक है, और आपको उसी सिकंजी में डाल के दे देता है ना। तो देखो होता है क्या, मैं आपको समझाता हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैंने CO2 गैस ली, ठीक है, CO2 गैस को इसके इंट्रैक्शन में लेके आया। अब एक दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाओ, क्या ये जो गैस है, ये जो गैस जो तुमने ली है ना, क्या ये गैस यहां सॉल्युबल होगी अभी? क्या विलेय होगी? नहीं होगी। ये गैस है मेरे लिए, ठीक है, ये लिक्विड है। तो करते क्या है, हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। ध्यान से सुनना। अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बन गया, यहां बनाते हैं अलग से डायग्राम। ये तुम्हें समझ में आ गया? ये क्या है? सॉल्वेंट लिया है, H2O लिया है, ठीक है, विलायक के रूप में। CO2 क्या है? यहाँ पे गैस है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? सॉल्यूट बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, समझना ध्यान से। ये H2O था, ठीक है, और ये गैस। क्या है? ये गैस। ये CO2 गैस,
समझ में आ गई सभी बच्चों को यहां तक बात? मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, इस प्रेशर को मैं बोल रहा हूं पी एक्सटर्नल, मतलब बाह्यतम दाब। समझ में आ गई बात? यहां पी क्या है, दाब है। देखो जैसे ये प्रेशर को बढ़ाया जाता है, वापस सुनना, जैसे इस प्रेशर को बढ़ाया जाता है ये CO2 धीरे धीरे कहां जाके घुलने लग जाती है, लिक्विड। समझ में आ गई बात? वापस सुनना, मैंने कहा मैंने ये प्रेशर लगाया, जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा गैस पे प्रेशर लगेगा, लगेगा, और ये धीरे धीरे कहां जाके घुलने लग जाएगी, वाटर के अंदर। लेकिन जैसे तुमने ये प्रेशर हटाया ये तुरंत कहां आएगी, बाहर। अगर आप लोग सिकंजी वाले को देखा होगा तो उसके पास एक बोतल होती है ना, उस बोतल में क्या करता है वो, उसके पास एक मशीन होती है, वो उसको राउंड ऑफ करता है ना, और उस बोतल में वाटर होता है, उसमें CO2 को डाल देता है और ऊपर से देखो वो पैक कर देता है ना। वो ऐसी बोतल होती है, देखो मैं समझा देता हूं आपको, वो ऐसी बोतल होती है, ठीक है। ऐसी बोतल होती है जिसको ऊपर एक कंचा लगा होता है, देखा तो तुमने कंचा लगा होता है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या करता है, इसमें H2 और CO2 को भर देता है। इसका CO2 H2 में क्या हो चुकी है, घुल चुकी है, उसको क्या करता है, इस कंचे को जोर से दबाता है, दबा के इस कंचे में से क्या होती है, देखो जैसे ही प्रेशर बाहर निकलता है गैस भी क्या होती है, बाहर आती है। लेकिन जब तक प्रेशर लगा हुआ था, जब तक ये CO2 और H2 क्या थी, आपस में घुली हुई थी, मिली थी। तो यही कहने का मतलब है, जैसे ही प्रेशर लगाया ये गैस किस में आके घुल गई, लिक्विड में घुल गई, H2O में आके घुल गई, जो क्या है, विलायक है। समझ में आ गई बात? लेकिन इस वक्त आपको एक काम करना है, आपको यहां का टेम्परेचर फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है। कि सर क्यों टेम्परेचर फिक्स क्यों करना है? अच्छा एक दिमाग लगाओ, तुम नीचे से आग लगा रहे हो हैं, इसको खूब ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, उसको आग दे रहे हो, क्या ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि तुम प्रेशर लगाओगे नीचे से आग आएगी, तो प्रेशर तो क्या बोल रहा है, अंदर जा, नीचे से आग क्या बोल रही है, गैस बाहर निकल, गैस कंफ्यूज, और तुमने अगर गैस को कंफ्यूज कर दिया, बूम, ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यहां टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और जो यहां पे सॉल्वेंट या विलायक लिया गया, एक डेफिनेशन बनानी है, तो यहां पे जो इसका वॉल्यूम ले रखा है तुम लोगों ने, जो इसका आयतन ले रखा है, इसका जो तुम लोगों ने आयतन ले रखा है, आयतन वो ले रखा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट प्रति इकाई आयतन ले रखा है, ठीक है। क्या ले रखा है तुमने इसका आयतन, मैं सीधा लिख देता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम ले रखा है, प्रति इकाई आयतन ले रखा है। समझ में आ गई बात? और ये जो स्टेट है यहाँ पे, ये वाली स्टेट है, जो यहाँ पे स्टेट जो डेवलप की गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है, ये साम्य की है। कैसी है, साम्य की स्टेट है, साम्य है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो आपको हेनरी लॉ आ गया कि सर कैसे आ गया, अब हमें आप डिफाइन कीजिए, हमें इसकी डेफिनेशन बताइए। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्थिर ताप पे स्थिर ताप पर विलायक या सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम या प्रति इकाई आयतन में गैस, क्या है ये, गैस, अभी क्या गैस के मोल है, गैस के अणुओं द्वारा, गैस के मोल के द्वारा साम्य अवस्था पर विलायक सॉल्वेंट की सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है भैया, हेनरी का नियम कहलाता है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो सिंपल सी बात बोल दूं, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लो, स्थिर ताप पर विलायक के प्रति इकाई आयतन में विलेय गैस के द्वारा साम्य अवस्था पर विलायक की सतह पर लगाया गया दाब
ही क्या कहलाता है? हेनरी नियम कहलाता है। वापस सुनना, हिंदी मीडियम वाले वापस सुनना, फिर इंग्लिश मीडियम वाले सुनना। सुनो, स्थिर ताप पर विलायक के प्रति इकाई आयतन पर विलय के गैस के अणुओं द्वारा साम्य अवस्था पर विलायक की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? बताओ मुझे। हेनरी नियम कहलाता है। समझ में आगे बात? इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्वेंट का पर यूनिट वॉल्यूम पर सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट? गैस। किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। जो किसके? सॉल्वेंट की सरफेस पर जो प्रेशर लगा रही है वही क्या कहलाता है? हेनरी लॉ कहलाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी, एक छोटा सा सवाल पूछा हूं, अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, अभी सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है? आप बस नोट देखो एक बार, क्योंकि बहुत बुक में देखोगे 4 लाइन में खत्म है, 4-5 लाइन में देख लो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको समझना जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, है ना? समझो ध्यान से, ए पॉइंट समझो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस गैस का कोई ना कोई वेट है? क्या इसकी कोई ना कोई क्वांटिटी है? क्या इसकी कोई ना कोई मात्रा है क्या? बिल्कुल। बताओ, ये जो मात्रा है, जो ये क्वांटिटी है गैस की, वो इसके अंदर क्या हो रही है? विलय हो रही है, सॉल्युबल हो रही है। किसके कारण हो रही है? प्रेशर के कारण हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो गैस की मात्रा है, जो गैस की क्वांटिटी है, वो सॉल्युबल क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी, मैंने इसको क्या बोल दिया? m। इसको मैंने क्या बोला बच्चों? m। ये किसका वेट है? गैस की मात्रा है, गैस की क्वांटिटी, है ना? ये गैस की क्वांटिटी किसमें घुल रही है? विलायक में। किसके कारण? दाब के कारण। तो क्या गैस की मात्रा किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे। तो ये बात मैं बोल सकता हूं क्या? तो मैं इधर एक बार ये डायग्राम दोनों बना लो, फिर डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर आगे बात करता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं आगे और अच्छे से, ठीक है? फटाफट उतारो डायग्राम। डायग्राम हो गया, ठीक है? लिखो, एक लाइन लिखो, पहले हिंदी मीडियम लिख लो बेटा, है ना? फिर आप, मैं इंग्लिश मीडियम का लिखा दूंगा, ठीक है? ये हटा दूं मैं यहां से, इसको रहने देते हैं, है ना? ये एन क्या है? ये लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हटा के यहां अच्छे से लिख देता हूं मैं। मास ऑफ गैस इक्वल्स टू m। मास ऑफ गैस, गैस का भार, ठीक है? क्या है ये? गैस का भार बराबर m, ठीक है? लिखो, पहले हिंदी में लिखो, डेफिनेशन करके लिखो। लिखो, स्थिर ताप पर विलायक के प्रति इकाई आयतन, विलायक के प्रति इकाई आयतन में विलय गैस के अणुओं द्वारा साम्य अवस्था पर, विलय गैस के अणुओं द्वारा साम्य अवस्था पर विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, लिख लिया था, ठीक है? विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है? लिख दिया। ये मेरा हेनरी लॉ था, ठीक है? अब इंग्लिश मीडियम वाला लिखो, आगे भी पॉइंट बढ़ेगा। इंग्लिश लिखो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ solubility of gas in liquid
is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at constant temperature। हो गया, कंफर्म है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट करके लिखो, देखो एक बार बताओ, ये जो गैस है ये क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है। बताओ ये विलेय गैस की मात्रा किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे। ये जो क्वांटिटी है, मास ऑफ गैस है, ये जितनी घुलेगी वो डिपेंड ही किस पे करेगी, जितना तुम प्रेशर लगाओगे। तुम जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ये गैस क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो बताओ ये जो घुलने वाली गैस की मात्रा है, ये जो घुलने वाली गैस का भार है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। तो सेकंड पॉइंट लिख डालो, गैस विलेय की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। विलेय गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। हो गया, आप लोग लिख लो। विलेय गैस की मात्रा, ये लिखा ना, विलेय गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। आप लोग लिखो, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। अब समझना ध्यान से, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, ये जो गैस की मात्रा है ना बेटा, गैस की मात्रा ये वाला m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के। सिंपल सी बात यही समझानी थी बस। m क्या है यहां पे, गैस की या गैस का भार, वेट ऑफ या मास ज्यादा अच्छा रहेगा, भार या वेट कुछ भी बोल लो, वेट बोल लो, मास बोल लो, वेट ऑफ गैस। ठीक है, P क्या है यहां पे, प्रेशर। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, सभी को। चलो, तो इसका मतलब देखो ये हटेगा और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। किसका कांस्टेंट आएगा, हेनरी का। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, Kp। ठीक है, क्या आ गया, Kp। हेनरी है तो इसको मैं h लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां KH बराबर क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक। हेनरी कांस्टेंट। क्या सभी को क्लियर है, क्या कंफर्म है ना। चलो अब नोट कर लो आप लोग, समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, क्या याद रखना है भैया, हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ने ये बोला था कोई भी लिक्विड है अब उसमें गैस घोलनी है तो उसके ऊपर आप प्रेशर लगा दो, गैस घुल जाएगी। एक लाइन में बात खत्म। कैसे इतनी देर से रामायण क्यों गा रहे हो 20 मिनट से, है गानी पड़ती है ना। चीजों को जब अच्छे से एक्सप्लेन करना होता हो तो करना पड़ता है। मैंने कहा ना, सॉल्यूशन ऐसा पढ़ेंगे ना तुम याद रखोगे, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर साथ के साथ अच्छे से पढ़ना। बस समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो यहां पे समझना, अब यहां पर एक मोल फ्रैक्शन नाम का वर्ड आता है, मोल भिन्न नाम का वर्ड आता है। मैं इसको यही एक्सप्लेन करता हूं, है ना। इसको उतारो, चलो आगे बढ़ते, कर लिया होगा। अब मान लो ऐसा हो गया कि जो तुमने कंटेनर लिया था, ठीक है, ये तो वही तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट, विलायक। ठीक है, अब इस विलायक या सॉल्वेंट में क्या एक से ज्यादा प्रकार की गैस नहीं घुल सकती क्या, बिल्कुल घुल सकती है सर। तो होगा क्या,
इसमें एक से ज्यादा टाइप की गैस घुल रही है। इस गैस को मैंने बोला ए गैस, समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। और एक जो दूसरी गैस इसके अंदर और सॉल्युबल हो रही है उसका नाम क्या है, बी गैस। समझ में आ गई बात? तो मुझे एक बात बताओ, ए भी सॉल्युबल होगी और बी भी सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो बताओ यहां पर ए गैस भी अपना प्रेशर लगाएगी और बी गैस भी अपना क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो कितनी गैसें हो गई, 2 गैसें। अब आप खुद दिमाग लगाओ, टोटल प्रेशर कितना है, पी। लेकिन अगर एक गैस के प्रेशर की बात करें तो डाल्टन्स लॉ को याद करो, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, कि हर एक गैस अपना क्या लगाती है, पार्शियल प्रेशर लगाती है, आंशिक दाब लगाती है। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इन दोनों गैस में से क्या दोनों का प्रेशर सेम होगा, क्या दोनों का अमाउंट सेम होगा? नहीं सब, बिल्कुल नहीं, दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा। किसका ज्यादा होगा, इसको निकालेंगे मोल फ्रैक्शन से, मोल भिन्न से। भैया यहां पर ए के भी गैस के मोल हैं और बी गैस के भी मोल दिए हुए हैं, ध्यान से समझना इसको, मोल बी गैस के मोल, दोनों के मोल दे रखे, ठीक है। दोनों ही अपन क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। दोनों इसके अंदर क्या होगी, सॉल्युबल, लेकिन एक ज्यादा हो सकती है और एक कम। दोनों कभी भी सेम अमाउंट में तो होगी नहीं। दोनों में से ज्यादा कौन सी होगी, जिसका मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल भिन्न ज्यादा होगा। किससे, कि मोल भिन्न हमें समझा दो। तो अब इसी में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ये A1 गैस है और ये B1 गैस। समझ में आ गई बात? मैं इनके मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात वही है। अब मैं अभी मोल भी डिफाइन करता हूं, तो एक बात बताओ, जो भी इसका मोल होगा, जो भी मोल भिन्न होगी, मोल फ्रैक्शन होगा। और मोल फ्रैक्शन किसका, या तो ए का या बी का। समझ में आ गई बात? बताओ मोल भिन्न की बात कर रहा हूं क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों गैस इसके अंदर घुलेगी। अब मोल भिन्न किस पे डिपेंड कर रहा हूं, दो मोल आगे सर, ज्यादा कौन सी है अभी बता देता हूं, ठीक है। जो ज्यादा होगी उसी पे वो प्रेशर डिपेंड करेगा। तो देख बात बताओ, मैंने मास की जगह क्या लगा दिया, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। तो बताओ यहां पर क्या है, गैस के मोल भिन्न किसके समानुपाती होती है, उसके प्रेशर के। बस, पहले क्या था, मास था, उस मास को हटाया, अब मैंने मोल भिन्न का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। तो सिंपल सी बात है, इसके बाद में आपको समझाऊंगा मोल भिन्न क्या होती है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा हेड डाल दो, मोल भिन्न यही खत्म कर देते हैं, है ना। हेनरी लो में नहीं है, वो अलग से पढ़ा जाता है, पर एक बार छोटी सी हेड डाल दो, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। इसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट करो और हैंड डाल दो, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न क्या होती है। चलो फिर सीधा इसके ऊपर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मास नहीं ले रहे, अब क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। एक गैस होती तो मास ले लो, लेकिन 2 या 3 या 4 गैस हो जाए तो उनके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं और उनके पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जितने अच्छे से डिफाइन किया है ना, एक एक बात को सुन लेना बस ध्यान से, स्किप मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं। फिर ये मत बोलना तो समझ में नहीं आया, हाँ कैसा छोड़ देंगे या छोड़ना मत, आगे और काम आएगा। चलो मोल भिन्न पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? देखो मान लो मेरे पास में 2 गैस है, एक गैस ए है और एक गैस बी है, ठीक है। ये ए गैस के मोल है और ये बी गैस के मोल है। मेरे पास 2 गैस है, ठीक है। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना, इसको मैं एक्स से दिखाता हूं। मोल फ्रैक्शन किससे दिखा रहा हूं मैं, एक्स इक्वल्स, ठीक है। ये होती है आपके लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट
अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि बेटा तो एक काम कर, तू निकाल एक्स ए के मोल। ठीक है, किसके निकाल? एक्स ए का। तो देखो एक्स ए के मोल कैसे निकालोगे? इसका मतलब कौन से मोल ज्यादा हैं? अभी हमारे लिए ए वाले मोल ज्यादा है, उसका तो उसी का मोल कॉन्सेप्ट निकलेगा, उसका मोल फ्रैक्शन, उसकी मोल भिन्न निकलेगी। तो क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? ए, तो एन के मोल अपॉन टोटल मोल। समझ में आ गया? मान लो एक समय ऐसा आया कि बी के मोल ज्यादा हो गया, तो फ्रैक्शन भी किसका निकलेगा? बी का। अरे एक बात बताओ, जो ज्यादा होगा उसी को तो टोटल में से करोगे, जो कम है उसका क्या करोगे? तो एक बार ए को ज्यादा मान लिया, एक बार बी को ज्यादा मान लिया, तो बताओ अब एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, और ध्यान रखना ये जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा कितना होता है? एक होता है, एक से कभी ज्यादा नहीं होता है, हमेशा एक ही माना जाता है, इतना ही बहुत है। तो ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, हम वापस उसके ऊपर आते हैं। चल कंफर्म है? क्लियर है? कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया। चल हटा दो इसको, मैं समझ गए इसको, आप सभी लोग अच्छे समझ गए। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपार्टमेंट में उसमें दो मोल है, ए और बी, है ना, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बाहर निकाल दूंगा, उसका कितना है और टोटल कितना है, बस सिंपल है, वो मोल फ्रैक्शन निकल गया। और परसेंटेज निकालना हो जानते हो, इंटू 100। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो, और तो क्या बोलूं है, क्वेश्चन है हमारा, उतारो उसको। चलो देखो क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब देखो या तो ए की पूछ ले या बी की पूछ ले, है ना, बस दोनों की निकाल लेना, सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, मेरे पास में दो गैस है, एक है अमोनिया गैस और एक H2O गैस। ठीक है, अमोनिया गैस है मेरे पास 12 मोल और H2O गैस है मेरे पास 8 मोल। आपसे मैंने क्वेश्चन ये किया है कि NH3 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, NH3 का मोल फ्रैक्शन या उसकी मोल भिन्न कितनी होगी। और एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन किया है H2O का मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कितनी होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। टोटल कितना है? 12 प्लस 8 20। तो NH3 का पूछा कितना है, NH3 में 12 मोल, 12 अपॉन नीचे कितना है 12 प्लस 8, 12 अपॉन 20। कंफर्म? यहां कितना H2O का देखो 8 अपॉन 12 प्लस 8, 8 अपॉन 20। बस सिंपल है। परसेंटेज पूछ ले इंटू 100 कर देना, जो भी है। समझ में आ गई बात? अरे एक ही पूछे तो ऊपर के मोल, अरे वही मैंने बोला तुम्हारे जोड़ो 360 नंबर है, हिंदी के नंबर कितने? तो हिंदी का कितना फ्रैक्शन बना तुम्हारा, हिंदी के कितने परसेंटेज है, तुम क्या करोगे? हिंदी बट्टा टोटल कितना इंटू 100। मैंने भी तो वही किया है, मैंने बोला ये टोटल नंबर कितने मेरे 20 नंबर है, 20 में से NH3 के कितने फ्रैक्शन है, कितने परसेंटेज है, ये इतने परसेंटेज है, इंटू 100 कर देना। बस समझ गए? है 6 सब्जेक्ट है, टोटल है, कैसे निकालते हो? है राम और मोहन की सैलरी इतनी है तो राम की बता, है तो राम बट्टा कुल करते हो ना, बस वही वाली बात है। बस समझ गए? मोल फ्रैक्शन क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब अगर एक से ज्यादा गैसें होती हैं, तो मैंने कहा मोर देन 2 गैसेस, मोर देन 2 गैसेस, दो या दो से अधिक गैस, 2 और मोर देन 2 ऐसे लिख देना, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक गैस होने पर बताओ मुझे गैस का मोल भिन्न, गैस का मोल भिन्न, गैस का मोल भिन्न। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर 1 मोल है तो x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1, 2 मोल है x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2, 3 है, 4 है, 5 है, और किसके मोल? गैस के मोल भिन्न समझ में आएगी। 3 है तो A अपॉन A प्लस B प्लस C, B का पूछे B अपॉन A प्लस B प्लस C। समझ गए ना यार, तो सिंपल सा समझा दिया। ये हटेगा, क्या आएगा? x बराबर KH अपॉन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नोट कर लो। चलो अब क्या बताऊं, तो 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। पहला फॉर्मूला मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P B, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, दोनों याद रखना। भाई गैस की मात्रा किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे, घुलने के लिए। और गैस की मोल भिन्न भी किस पे डिपेंड करती है? भैया सॉल्युबिलिटी की बात करें। समझ में आ गई बात? अब नोट कर लो, ये आपका हेनरी लॉ था। नोट करो। चलो क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट देखो, समझाना चाह रहा हूं, मैं समझा देता हूं। थर्ड पॉइंट है ना, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा छोटा सा, देख लेना। फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने? P m इक्वल्स टू के पी, ठीक है। अच्छा K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m अपॉन P, ठीक है, कर सकता हूं। K यहां पे क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं m अपॉन P इक्वल्स टू कांस्टेंट? क्या बोला जा सकता है वाली बात? क्या मेरी बात बिल्कुल सही है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो एक बात बोली गई यहां पे, क्या बोली गई बात? कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी बात यह है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, निश्चित है, फिक्स है, नियत है, तो जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस ऑफ वॉल्यूम, जो गैस का आयतन होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे तुम प्रेशर कितना ही बढ़ा दो, वो दाब से अप्रभावित रहता है, दाब से अप्रभावित रहता है। डू नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, लिख लोगे? डू नॉट अफेक्टेड बाय, लिख लेना बेटा, आप सब लिख लो ना। डू नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। समझ आ गई बात? क्या बोल क्या रहा है? सिंपल सी बात बोल रहा है। एक बात ध्यान रखना, सॉल्युबल होता है प्रेशर के कारण, लेकिन बात है कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, उसका मैंने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है ना। तुमने प्रेशर लगाया, मान लो, और जैसे तुमने प्रेशर लगाया गैस घुल गई, है ना। क्या गैस का वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैसा गैस का वॉल्यूम तो फिक्स होता ही नहीं है, मानो तो होता ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है। सही बात है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना, तो गैस का वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम तुम टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, देखो कैसे प्रूफ करता हूं। देखो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी, ठीक है। एन क्या है यहां पे? एन होती है मोल। एन क्या है बेटा? मोल। मोल क्या होती है? मास अपॉन मोलर मास। एन बराबर मोल, मोल बराबर क्या होता है? एम अपॉन, सॉरी मास हो गया ये, और एम क्या हो गया? मोलर मास हो गया, ठीक है। तो क्या मैं इसी का रख सकता हूं उसको? पी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। अच्छा क्या मैं पी को नीचे भेज दूं? पी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एम अपॉन पी डॉट आरटी अपॉन एम, ठीक है। बताओ टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो इस पूरी टर्म में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखो ये पूरी टर्म फिक्स है, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, ठीक है ना। चलो तो ये पूरी टर्म मेरे लिए क्या हो गई है? न्यूट्रल हो गई। मैं इस पूरी टर्म को हटा दिया, तो टी, क्योंकि मेरा टी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो बताओ मेरे पास क्या बच गया? v इक्वल्स टू एम अपॉन पी। बताओ m अपॉन पी क्या होता है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो v भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बताओ v बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट।
देख लो, इसका मतलब बात मैंने प्रूफ कर दी है कि अगर गैस का आयतन है वो दाब से घटता बढ़ता नहीं है, उसका वॉल्यूम प्रेशर से इफेक्ट नहीं करता। समझ, टेम्परेचर से करता है, कब करता है आगे डिफाइन हो जाएगा। अभी ये सारी चीजें समझ में आगे बात। चलो अब हम बात करेंगे हेनरीज लॉ किन किन चीजों पे डिपेंड है ना, क्यों फिक्स हो गया हेनरी लॉ, क्यों तक काम नहीं आया, इसने क्या क्या बातें बोली, उसकी बात करते हैं। मैं आपको 4 पॉइंट लिखवा दूंगा, लिख लेंगे। चलो नोट करो फटाफट। चलो नोट कर लिया, समझ में आ गई बात, कैसे कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखो थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा समझाना था मुझे, अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो आप मुझे याद करोगे। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, छोटा सा है लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। चलो जी अब समझो ध्यान से सभी लोग, है ना। चलो अब हेनरी नियम की सीमाएं क्या थी, सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ डबल आर, ठीक है, हेनरी। पहले देखो ये जो हेनरी लॉ था ना, उसने बोला था ना कि जो गैस है वो कैसी होनी चाहिए। एक बात बताओ, जब तुम सोडा वाटर पीते हो क्या वाटर में पूरी गैस घुल जाती है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत। इन जनाब ने यही बोला। एक बार बताओ, क्या जो वो सोडा वाटर की बोतल होती है इसके अंदर गैस का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा तो बोतल फूट जाए। समझ में आई बात। तो हेनरी लॉ कब कब डिपेंड करता है, तो बहुत नाटक है इसके लिए। इसने बोला प्रेशर नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी हाई, प्रेशर उच्च नहीं हो, उच्च दाब नहीं हो, अधिक उच्च दाब नहीं हो, ना। दूसरा पॉइंट लिखो, टेम्परेचर अधिक कम ना हो, टेम्परेचर डू नॉट लो टू मच, बहुत कम नहीं हो लेकिन इतना भी कम नहीं हो कि काम भी नहीं चले। समझ में आगे बात। आगे लिखो, थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखो, गैस, घुलने वाली गैस विलायक में बहुत अधिक विलय नहीं हो। इंग्लिश में लिख लो, solubility of gas, solubility of gas in the solvent, solubility of the gas in solvent is not very high, बहुत ज्यादा soluble नहीं हो जाए, ठीक है। आखिरी पॉइंट लिख लो, और क्या कंडीशन थी। एक बार बताओ, जो तुमने गैस डाली वो सॉल्वेंट से रिएक्शन कर ले तो नहीं, नियम खत्म हो गया। जिस नियम ने क्या बात बोली कि जो गैस तुम जो लिक्विड में डाल रहे हो ना, वो उस लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करे और अपने आयन नहीं बना दे। और तुम HCl डाल दो, HCl तो H+O में टूट जाएगा। तो इसे सिंपल सी क्या बात बोली, इसे सिंपल सी बोली जो तुम गैस डाल रहे हो ना, वो ना तो सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन करे, और दूसरी बात क्या बोली, ना तो वो डिसोशिएट हो उसके अंदर, ना उसके अंदर आयनित हो। लिख लो, लिखो, इनमें जो विलय गैस हो वो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, अर्थात वह संगुणित या आयनित ना हो, या तो संगुणित तो और आयनित दोनों ही ना हो, ठीक है। ये वॉन्ट ऑफ ने समझाई थी ये बात। इंग्लिश मीडियम में लिख लो, लिखो, soluble gas is do not react with solvent, that means not dissociate, that means not dissociate, ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखना जो पढ़ा दिया गया है ना। तो डिसोशिएट तक हो गया है ना। चलो जी, समझ में आ गई बात, नोट कर लो जितना भी।